बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में और गुड मॉर्निंग भी कहेंगे, जिसका नाम है सबसे आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। सनशाइन जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही मूड उनका ख़राब होता है, तो उनको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल कर थोड़ी सनशाइन लेनी चाहिए ताकि उनका मूड जो है ना अच्छा हो जाए। विटामिन डी भी मिल जाएगा। आप मुझे क्यों देख रही हैं बाय द वे? अब ये किसी और को नहीं कह मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने क्योंकि आज मेरा मूड खराब था तो आयशा ने कहा कि मैंने ऑन एयर कहनी है ये बात। तो मैंने ये सोचा था कि ये खुद कहेंगी। मैं तो एक जनरल बात कर रही थी, ख्याल इमरोज यानी कि थॉट ऑफ द डे आपको बता रही थी। बहरहाल जी, जो पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त है और उससे सोचते हुए मुझे एक ख्याल ये आया कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर चाहे छोटा सर्कल हो या बहुत बड़ा सर्कल हो, हम कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर सोचना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है लोगों के ऊपर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। अगर आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि आप नेगेटिवली लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर पूरी दुनिया जो है ना वो उनको मानना शुरू कर देती है। ऐसे ही हमारे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको मुस्लिम दुनिया की दूसरी बाअसर तरीन शख्सियत करार दे दिया गया। उर्दन के रॉयल इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने साल 2026 के लिए 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद असानी मुस्लिम दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियत है, जबकि दूसरे नंबर पर आपके और हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनको करार दिया गया। उनकी शख्सियत इतनी बाकमाल है, जितने भी दूसरे फ़िक़्ह के भी लोग हैं, दूसरे मसलक के लोग हैं, वो भी इनको पसंद करते हैं। इनकी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है और दुनिया की 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में टॉप 50 शख्सियात में पाकिस्तान के मजीद नाम भी हैं, जिनमें मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा तबलीगी जमात के अमीर मौलाना नजरुर रहमान और दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी भी उन शख्सियात में शामिल हैं। टॉप 50 शख्सियात में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बर्किना फासो के सदर कैप्टन इब्राहिम तरावरे भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान की मजीद भी शख्सियात हैं। मैं बताऊं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं हमारी इस कंट्री के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे वतन के अंदर, जो दुनिया मलाला यूसुफजई भी हैं भाई। मलाला यूसुफजई भी हैं, चले वो हमारी भी है, थोड़ी सी अमेरिका और इंग्लैंड की भी हो गई है लेकिन हमारी पहले थी वो, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। डेफिनेटली हमारा फ़ख्र है वो, उन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया पाकिस्तान के लिए, तो मलाला यूसुफजई भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक और खबर आपको देते हैं जो हमारे नेशनल के बारे में है, PIA के बारे में, जहाँ पर इंजीनियर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन अब हो चुका है मुअत्तल। इंतज़ामिया ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का दावा किया और कहा है कि मुतबादिल यानी कि ऑल्टरनेट ज़रियों से ऑपरेशन चला दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये इंजीनियर्स जो हैं हड़ताल कर क्यों रहे हैं? हाँ, इंजीनियर्स हड़ताल कर क्यों रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाज़ें रवाना हो गई हैं, अब ये बताया जा रहा है। इंतज़ामिया ये भी बता रही है कि दीगर परवाज़ों को भी क्लियर करवाकर रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान PIA ने कहा है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और तहरीक का जो मकसद बताया जा रहा है वो निज के अमल को सबूत। भाई मेरा सवाल फिर वही है कि ये किया क्यों जा रहा है? ऐसे कौन से मुतालबात हैं उनके जिनको पूरा नहीं किया गया जिसकी वजह से इंजीनियर हड़ताल करेंगे? ये जान लेते हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको वेलकम करूंगी। क्यों ये हड़ताल की जा रही है PIA इंजीनियर्स की जानिब से? बहुत शुक्रिया अनम, बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खुशी होती है हमेशा आपके प्रोग्राम से कुछ मसले ज्वाइन करें। लाइकवाइज। देखिए जी, तो बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरह आपने अपने इंट्रो के ऊपर खुद बोला कि जो उनका बुनियादी मुतालबा है वो तो ये है कि जी निजकारी के अमल को या तो रोका जाए या ताखीर हरबे इस्तेमाल किए जाए या किसी तरीके से पूरे जो है मनसूबे को सबताश किया जाए। जो दूसरा उनका मुतालबा है वो ये है कि जी इनके जो प्रेसिडेंट है, सेल्फ प्रोक्लेम प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है जिसके ऊपर आज उसकी फाइनल हियरिंग जो है वो मुतवक्किल, और ये लोगों ने पहले से प्रिज्यूम किया हुआ है कि चूंकि उनकी जो डिसिप्लिनरी पॉलिसी के तहत जो उन्होंने काम किया था वो उसके ऊपर उनके ऊपर जो उनको शायद गिल्टी कर दिया जाएगा। तो ये उसके प्रीएम्बल के तौर के ऊपर ये उसको पहले से उस करने के लिए, पहले से उस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई का जो है कल रात से आगाज किया था। और बुनियादी तौर पर ये मसले देखें, आपने अगेन अपने इंट्रो के अंदर कहा, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर
सोसाइटी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है और उसकी कोई कानूनी हैसियत इसकी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कानून है उसके अंदर जो CBA होती है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जो यूनियन जिसको आप कह सकते हैं, सिर्फ उसके पास ये मैंडेट होता है कि एम्प्लॉइज के बिहाफ के ऊपर वो इंतजामिया के साथ नेगोशिएट कर सकती है। अब्दुल्ला साहब, नेगोशिएशंस अगर चल रही हैं तो थोड़ा सा बता दें, इस मामले का हल निकलेगा क्या? इस मामले का हल तो ये है कि जी चूंकि इंतजामिया का बड़ा क्लियर कट स्टांस उसके ऊपर ये है कि वो दबाव में नहीं आएगी या किसी किस्म का वो ब्लैकमेल नहीं होगी। तो हमने किया ये है कि हमने जो इंजीनियर्स हैं, जो सीनियर इंजीनियर हैं, जो इस पूरी चीज के साथ शामिल नहीं है, वो अभी जहाजों के ऊपर आ गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जहाजों के टेक लॉग जो है वो क्लियर कर लें। हमारी जो है परवाजें रात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गई थी। अभी कनाडा की फ्लाइट पुश बैक होने वाली है। जो जद्दा की परवाजें हैं वो रवाना हो गई हैं। दमाम की परवाज रात को रवाना हो गई थी। अबू धाबी की परवाज रेडी है रवानगी के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से दिन चलेगा, ठीक है, मामूल के मुताबिक ठीक हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आपने एक बात की कि ये सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स है और इनकी कोई कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं है, लेकिन चलें एक सोसाइटी के तौर पर नहीं, लेकिन इंजीनियर्स खुद साख्ता मिलकर अगर एहतजाज शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली PIA और इसका जो ऑपरेशन है उसके ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि उनकी बात को सुनना एंड देन जो नजकारी के बारे में वो बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, उसके ऊपर कोई फिर प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इतना सीरियस नहीं लेगी PIA या PIA इंतज़ामिया उनको, फिर भी ऑपरेशन मुतासर होगा। देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एहतजाज सच नहीं है। अगर आप कहें ना कि कोई मुतालबा था या कोई वर्किंग कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, बट ऑपरेशन तो मुअत्तल हुआ ना, मुतासिर हुआ। उन्होंने देखें, या तो एहतजाज हो ना, उन्होंने एक बहाना बना के कि जी हम क्लियर नहीं है। यानी देखें, जब भी कोई जहाज फ्लाइट के लिए तैयार होता है तो उसको एक इंजीनियर को सर्टिफाई करना होता है। तो इंजीनियर आके कहे कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं सर्टिफाई कर सकता। या फॉर एग्जांपल सुबह की एक परवाज के ऊपर जबरदस्ती जहाज का उन्होंने जो है पहिया खोला कि हमें हमारे ख्याल में इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है जो कि वो यूज कर रहे हैं। बातचीत बिकॉज़ आपको पता है, इंतजामिया को पता है कि दैट दे आर डूइंग इट जानबूझ के किया जा रहा है, पर्पसफुली किया जा रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो फिर इसको आप रिजॉल्व करने के लिए क्या बातचीत की जाएगी या फिर डायरेक्टली कार्रवाई ही की जाएगी या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? देखिए, दोनों बातें आप समझें। पहली बात तो ये कि अगर मुतालबा ये है कि निजकारी के अमल को रोका जाए, अगर मुतालबा ये है कि जो इसको खत्म किया जाए, तो ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है और इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट लिया। उनका ख्याल ये है और अभी तो ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, इसका कुछ पता भी नहीं है कि होना कब है। तो चले हम ये कह सकते हैं कि हतमी स्टेजेस के अंदर आखिरी 15 दिन रह गए। तो ये एक इस तरह का इस जगह के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई करना है तो वो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करने के मुतरादिफ है, बनस्बत ये कि आप किसी किस्म का आप नजरअंदाज जो है आप पूरे के पूरे काम के ऊपर हो सके। दूसरा आपने जो कहा था कि कार्रवाइयाँ, देखें PIA में इस टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नाफिज है, जिसका मतलब ये है कि आप काम नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप काम जानबूझकर छोड़ेंगे, बगैर किसी उज़र के छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो ज़ेरे दफा पाकिस्तान वो जुर्म है और उसके ऊपर ताबीबी कार्रवाई बनी। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई इन तमाम लोगों के साथ की जाएगी। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान PIA। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हमने बात करनी है पाकिस्तान के दिफा की, पाक फौज के तर्जुमान के ताज़ा बयान की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा है कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और भारत जो कुछ भी ज़मीन और समुद्र और फ़ज़ा में करना चाहे वो कर ले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होने वाला है। डेफिनेटली इसके ऊपर तो कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें तो कोई शक नहीं है, आई एम श्योर भारत को भी नहीं होगा, उनको भी नहीं है, अंदर से पता है। लेट्स सी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात की थी और उन्होंने अफगानिस्तान की शराइत के बारे में ये कहा कि वो कोई मानी नहीं रखती हैं, दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, विच इज़ वेरी लॉजिकल एंड रीजनेबल। इसके अंदर तो किसी भी किस्म का कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे इंडिया वाला मामला जो है ना उस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि ये जो इंडिया की नीड फॉर रिडेम्पशन है कि मई जून के अंदर पाकिस्तान ने जो उसको जवाब दिया, दुनिया भर में उसको जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो ये रिडेम्पशन की नीड ये हमारे लिए या इस खित्ते के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है?
जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि ये सारे जो आप समझ रहे हैं कि वो जो हमने उनका सो कॉल प्राइड था दैट हमने शेटर कर दिया है, और जिस तरह हुआ है कि दे नेवर एक्सपेक्टेड हमारे साथ ऐसा होगा, और जिनका समझ लें कि द सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन साउथ एशिया इंडियन ओशन रीजन में, वो उनके हाथ से गया। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी आया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन गया, वेस्ट एशिया में जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बन गया, और उसके बाद जहाज गिरा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 दफा तो कह दिया कि 7 जहाज गिरे, $140 मिलियन का एक जहाज, सीज फायर मैंने कराया। मोदी उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो फिर इसके बाद अभी बस से जो मोदी का ग्राफ है विद इन इंडिया गिर चुका है, लोग उस पर मलामत कर रहे हैं, अपोजिशन उस पर स्टैंड ले रही है, थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं। इलेक्शंस बाहर के नेक्स्ट 2 दिन में इलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल इंपॉर्टेंस है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उस सारे तनाजुर में रेटरिक्स हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भी बातें उन्होंने पास में भी की, अभी भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक्साइज 3 शो कर रहे हैं, और ये देखें आउट ऑफ नोवेयर लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों सर्विसेज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि जी हम इसको सिचुएशन को वी कैन एस्केलेट यहाँ से कर सकते हैं। और जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग की वो तैयारियां कर रहे थे, जिस तरीके से वो पकड़े गए, बिल्कुल। तो मैं यही पूछने लगी हूँ, जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया में, उसके बाद तो ये जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि हम बार बार शर्मिंदगी भारत उठा रहा है और अपनी आवाम को जवाब दे है। अभी भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। पिछला जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने झड़प करने की कोशिश की थी, उसके बाद वो अभी तक जवाब दे रहे हैं और कोई सही तरह से जवाब दे नहीं पाए हैं। तो फिर अभी दोबारा ये हरकतों का मतलब क्या है फिर? देखिए ये डोमेस्टिक पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, और ये वो दे आर ट्राइंग टू सॉल्वेज सम प्राइड कि यार कि हमने ये हुआ है तो अभी हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी नेवी तैयार है, आईएनएस विक्रांत मूव कर रहा है, सो एंड सो, और इस तरह रेट्रिक्स है और उसको हाइप क्रिएट किया जा रहा है, वार मॉन्गरिंग है, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। सो मैंने कहा मोदी का ग्राफ है, लेकिन उसमें उनमें इतना दम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रेट्रिक्स है, क्योंकि उसमें कोई चीज नई ऐड नहीं हुई है, वही पुरानी चीजें हैं, कोई नई चीज एक्वायर नहीं की है, और उनको पता है। जब दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने हों तो आपको लगता है डेफिनेटली हमारे जो जितने भी पाक अफवाज हैं वो समझती हैं, और वो रेटरिक का जवाब किस तरह से देना है, किसको सीरियस लेना है, किसको नहीं लेना, ये भी समझती हैं। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से रेटरिक भी किया जा रहा है अपनी आवाम को जीतने के लिए या उनको दोबारा से पागल बनाने के लिए, जैसे माजी में करते आए, अब आपको लगता है कि उनकी आवाम बाय कर रही है उनका ये नैरेटिव? देखिए जो फेनेटिक्स हैं, जो आरएसएस माइंडसेट बन चुका है, जो हिंदुत्व माइंडसेट है, हिंदुत्व रिपब्लिक बन चुकी है, तो उनके तो जहन में ये तो है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और उसके लिए हमने ऐसा करना है, तो वो चीजें बाई कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं या अपोजिशन में लोग बैठे हैं, थिंक टैंक्स बैठे हैं, उनके फॉर्मर जनरल ऑफिसर्स हैं, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी में इतनी मॉरल करेज नहीं है टू फेस ट्रम्प। कोलालमपुर में आसियान के समिट में उन्होंने जाना था, वहां पे नहीं कि उन्होंने कि मैं वर्चुअल अटेंड करूंगा, क्योंकि उनको पता था वहां ट्रम्प ने उनसे क्वेश्चन कोई ऐसा होना था जिसकी वजह से इनके पास जवाब नहीं होना था। सीज फायर की बात होनी थी, जहाज में की बात होनी थी। समझ लें कि जिस तरह से इन्होंने बाइडेन को, ओबामा को या बाकी को किया था, ये भी मैनेज नहीं कर पा रहे ना। हमारे आर्मी चीफ को ट्रम्प साहब ने जो लंच पे बुला लिया, उसी बात पे लेके उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब एक और आपसे सवाल करना चाह रही थी कि वो एक तरफ से नहीं आते, वो जिस तरह के भोंडे तरीके इस्तेमाल करते हैं, अफगानिस्तान को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है भारत, तो वो वाली जो इन्वॉल्वमेंट है, हमें उस चैलेंज का भी सामना है। तो आपका इस पर क्या कमेंट है कि वो एक तरफ तो हमारे बॉर्डर्स इंडिया के साथ हम शेयर करें, वहां से तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अफगानिस्तान वाला मामला? जी हाँ, देखें ये अभी की बात नहीं है। 1950 से इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी। सो वो दिन आज का दिन है कि दोनों मिल चुके हैं, चाहे अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आई है। देखें स्पेशली 1978 के बाद जब सोर का इनकलाब आया, सरदार दाऊद ने टेक ओवर किया, और उसके बाद से जो हालात वाकयात हुए हैं, और वो टाइम था जब सो कॉल्ड पश्तूनिस्तान की बात की गई, और ये ड्यूरन लाइन सो का ड्यूरन लाइन पे इशू था, पश्तून ज़ल्मे का कंसेप्ट लेके, सो इसमें और बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट लॉन्च की गई। तो इंडिया अफगानिस्तान दोनों इसमें मिले हुए थे। और आप ये देखें ना कि इंडिया का क्यों इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, भाई सरहद भी नहीं मिलती है, कोई और इंटरेस्ट नहीं है।
उनका बुनियादी मकसद ये है कि अफगानिस्तान में चाहते हैं वहां बैठ के तो स्टिल ट्रबल्स इनसाइड पाकिस्तान, सो दे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। वो चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, तो अफगानिस्तान उनके लिए उनका दोस्त मिल गया है। सो इन दोनों मुल्क वहां से कोशिश करें। तो अभी भी ये है, देखें कि दरमियान में हमें तवक्को थी, या मैं ज़ाती तौर पे करूँ, अफगान तालिबान के वापस आने पर हमें तवक्को थी हालात बेहतर होंगे, लेकिन इनसे ये भी उनसे बहुत बदतर साबित हुए हैं ये अफगान तालिबान रजीम। तो ये भी जाके हिंदुत्व रिपब्लिक के साथ मिल गए हैं। एक तरफ से इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, इस्तांबुल के मुज़ाकरात और उधर जो सीज़ फायर के ऊपर बातचीत हुई, एंड देन अभी जो बोन ऑफ कंटेंशन है कि जी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, लेकिन DGSPR ने क्लियरली कह दिया कि भाई उनकी शराइत कोई मानी नहीं रखती हैं। अब आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं ये मामला? क्या ये डेडलॉक जो इस वक्त है ये जारी रहेगा, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई दरमियानी राह निकलेगी? मीडिएटर्स जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो इसके अंदर कोई ना कोई अब किरदार अब भी अदा करेंगे? देखें, इसमें बहुत सीरियस है। प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान को बड़ा इंपॉर्टेंट इसको ले रहा है, सऊदीज को कंसर्न है, UAE को कंसर्न है, तुर्किया तो वैसे मीडिएट करवा रहा है, कतर भी करवा रहा है, तो वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। फिर पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान कहता है भाई अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। बड़ी सिंपल है, और इसका मैकेनिज्म 6 तारीख को तय होना है कि वेरीफाइबल एविडेंस आपने देना है कि क्या आपने टेररिस्ट हाइट हाउस को डिसमेंटल किया, ट्रेनिंग कैंप्स को आपने डिस्ट्रॉय किया, जो लॉजिस्टिक और जो दूसरे एफिलिएट्स उनके लिंक्स थे क्या आपने उनको कट किया। तो वो एविडेंस होगा, वो दुनिया मतलब इसमें जो मीडिएटर्स बैठेंगे वो चेक करेंगे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने तो वाज़ेह किया, एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता है तो हमारे लिए देयर इज नो सीज़फायर, देन वी विल रिटेलिएट। तो वो वाज़ेह है। So we have shown our capabilities, our resolve of the nation of Pakistan, पाकिस्तान हक महफूज रखता है कि उस पर अटैक किया जाएगा तो वो फिर अपना डिफेंस कर सकता है, अपने आप को डिफेंड करना जानता भी है, हमने दिखा भी दिया दुनिया को। अच्छा, इन द एंड ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब गज़ा और फ़लस्तीन वाला मामला है, इसके ऊपर मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो उनकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी कि फ़लस्तीन से ही उनका ताल्लुक होना चाहिए। हालांकि जो 20 पीस पॉइंट एजेंडा था उसके अंदर कुछ और बात की जा रही थी। अब आपको क्या लगता है कि किस हद तक इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा या बातचीत करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ कि ये वाला मामला हल हो सके और उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन भी हो वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर? देखें, वो बेसिकली जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा तो वही फलस्तीनी ही होंगे, लेकिन हमास की रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होगी, और हमास तो इससे एग्री भी करता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर है जो अभी तक हो नहीं रहा है। अभी देखें, जब से सीज फायर हुआ 236 शहादतें हुई हैं, एड के अभी तक मसाइल चल रहे हैं, विड्रॉल जो इजरायली फोर्सेस ने करना था वो नहीं हो रहा। तो अब जो इसमें बेसिक क्रक्स है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखें अगर प्रोलॉन्ग चाहता है नेतन्याहू, क्योंकि प्रोलॉन्ग करेगा तो उसकी अपनी सर्वाइवल है, इलेक्शंस नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन जैसे ही वो कहता है एंड ऑफ गजा वार इलेक्शंस होंगे, दैट इज वन थिंग, वो इलेक्शन हार जाएगा, वो एविडेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, एक कमीशन का बात की गई है जिस पे एग्रीमेंट हुआ है कि वो दे विल बेसिकली ये कमीशन इंक्वायर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा 7 अक्टूबर को किसकी फेलियर की वजह से ये हमले हुए थे, तो वो अगेन नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। तो ये दो चीजें अवॉइड करने के लिए वो ये कंटिन्यू कर रहा है। बाकी जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्तांबुल में, मेरा ख्याल में इसमें दे विल इंश्योर कि जो डिसीजंस हुए थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और दैट इज सीज़फायर की इंप्लीमेंटेशन इज द बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ब्रिगेड साहब बताएं, स्पेशली नेतन्याहू और इलेक्शन के बारे में और जो इंक्वायरी हो रही है होने जा रही है उसके बारे में। यानी कि नेतन्याहू और मोदी ये दोनों ऐसे रहनुमा हैं दुनिया के अंदर, या ऐसे हुक्मरान हैं जो नफरत का इस्तेमाल करते हैं और जंग का इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में रहने के लिए। हम ये कह सकते हैं शायद दोनों एक दूसरे से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत से अहम इशूज़ के ऊपर उन्होंने अपना पेश किया। वंस अगेन उनका थैंक यू करते हैं। और
और आगे बढ़ जाते हैं एक और अहम मामले के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन की भी थोड़ी सी बात हुई है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। इंटरेस्टिंग भी है ना, साथ अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी जमी हुई हैं कि डेमोक्रेटिक और मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी वो कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं रिपब्लिकन हरीफ कर्ट्स सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंजियो कोमोसो से है उनका मुकाबला। और पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च किया, फिर उन्होंने अपने हामियों से खिताब किया और सदर ट्रंप की जानिब से जो मुखालिफत उनको झेलनी पड़ रही है ना, उन्होंने कहा कि ये मेरी ताकत है, ये मुखालिफत नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपको आपके दुश्मनों से पहचाना जाता है कि आपके दुश्मन कौन है। दोस्त तो आपके बहुत हैं, तारीफ करने वाले बहुत होते हैं, जिसका दुश्मन सदर ट्रंप होगा तो डेफिनेटली उनके बारे में कहना चाहिए कि वो तो शायद जीत ही चुके हैं। तो ज़ोहरान ममदानी जो है उन इलेक्शन कैंपेन में वो छाए रहे न्यूयॉर्क की, इसके साथ साथ जो एंड्रू कोमो हैं जो ऑलरेडी मेयर भी हैं इस वक्त न्यूयॉर्क के, उनसे कड़ा मुकाबला होना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तकरीबन बन भी चुके हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर और कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि अनाउंस कर दिया जाएगा कि ज़ोहरान ममदानी बन गए हैं या नहीं बने न्यूयॉर्क के मेयर? हमारे साथ इस वक्त मुआविज़ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे न्यूयॉर्क से, उनसे जान। मुआविज़, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? अब से कुछ देर के बाद ये इंतखाबात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? क्या ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है कि इस वक्त जो है वो लोग हमें नजर आते हैं बाहर, गुफ्तगू हो रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन जो 7 लाख वोट अर्ली पोलिंग में पड़े हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये चल रही थी पोलिंग, आज उसका गैप है और उसके बाद कल ये बाकायदा इलेक्शन होंगे, ताकि अमेरिका में हर नवंबर के पहले ट्यूसडे को इंतखाबात कोई ना कोई जरूर होते हैं। जो एलन मस्क ने जो ट्वीट किया है कि जी आप कोमो को वोट दें, हालांकि वो रिपब्लिकन है और वो उन्होंने कहा कि आप जो है वो रिपब्लिकन उम्मीदवार सिल्वा को वोट देंगे तो वो ममदानी को पड़ेगा, इसके बदले आप जो है वो कोमो को वोट दें जो डेमोक्रेट हैं और जिनसे वो हमेशा शिकायत करते हैं। तो मैंने कभी भी किसी भी इलेक्शन में इतना जोशो खरोश नहीं देखा। कम से कम मेयर के इलेक्शन में नए वोटर्स की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है, नौजवान वोटर 60% बढ़े हैं पहले के मुकाबले में, मुसलमान की रजिस्ट्रेशन बढ़ी है और उन्होंने काफी तादाद में वोट दिया है। जो भी हो, लेकिन ये अपनी जो इन्होंने जिस तरह मुहिम चलाई है, जिस तरह लोगों ने जोशो जज्बे से हिस्सा लिया है, लगता ही है कि तारीख है और इस पे शायद जो है मुस्तकबिल में किताबें लिखी जाएंगी। इस तरीके से जो है मुहिम चलाई गई, इसी तरीके से जो है लोगों में जोशो जज्बा आया है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम हो चुका है तब्दील और अच्छी खासी ठंड आ चुकी है। सुबह के वक्त अगर हम देखें और शाम को ठीक ठाक ठंड आ चुकी है और मुझे लगता है कि वो ऑफिशियल मौसम जो हमने कल भी पूछा था ना वो आ चुका है, सर्दियों वाला। स्वेटर्स तो मैंने निकाल ली है, साथ साथ शॉल्स भी निकाल ली। शॉल्स निकाली इन्होंने इसलिए क्योंकि ये खरीद कर ले आई हैं, या पुरानी भी निकाल ली, पुरानी भी निकाली है, लेकर भी आ गई है। ये जरा गई थी एक शॉल खरीदने के लिए, साथ हमने कैमरा भी भेजा कि जरा देखें वहाँ पर सिचुएशन क्या है, कौन सी शॉल्स पसंद की जा रही हैं। तो जरा चलते हैं, देखते हैं क्या रिकॉर्ड किया इन्होंने। इस वक्त पहुंच चुकी हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में। F6 मरकज़ है ये और एक शॉप में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर शॉल्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और शॉल्स की जो वैरायटी यहाँ पर है ना वो देखने लायक है। अगर आप शॉल्स के शौकीन हैं, फ़ैन है बहुत ज़्यादा मेरी तरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ख़ासतौर पर जो हैंडमेड शॉल्स होती हैं और साथ साथ जो स्टोलर होते हैं, क्योंकि शॉल्स जो है ना अब से फैशन, अब सिर्फ वो शॉल्स नहीं रही हैं कि वो सिर्फ आपको सर्दी से बचाएंगी, बल्कि एक फ़ैशन स्टेटमेंट भी बनती जा रही हैं शॉल्स वक्त के साथ साथ। अच्छा, ये वैरायटी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगी कि आपको हम दिखाएं कि किस किस तरह की और कितने कलर्स में। मुझे कलरफुल चीज़ें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पर बड़े कलर्स में खूबसूरत कलर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं कि कितनी तरह की यहाँ पर शॉल्स मौजूद हैं और प्राइसेस क्या हैं। ज़ाहिर है आपका हमारा कंसर्न जो है वो सबसे बड़ी पहली चीज़ जो आती है हमारे जहन में वो है प्राइस, कि कौन सी शॉल कितने में मिल रही है, क्या वो अफोर्डेबल है भी, हमारी जेब पे भारी तो नहीं है। तो दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिलीप, मेरा नाम है। अच्छा दिलीप साहब, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी शॉल का? आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है उसको कानी कहते हैं, जो बेसिकली पुरानी शॉल्स थी जो ऑलमोस्ट 100-150 साल पहले बनती थी, उसको रिप्रोडक्शन की गई है, अभी नहीं बनाई गई है। ये फैशनेबल शॉल्स है जो हैंड वोवन होती हैं। ये प्रिंटेड काइंड ऑफ थिंग्स होती है। ये बेसिकली सिल्क में भी बनती है, पश्मीने में बनती है, इसको कानी आर्ट कहते हैं।
साहब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मैक्सिमम आपके पास प्राइस रेंज क्या है यहाँ पे? शॉल्स काफ़ी रेंज की आती है। हमारे पास एक शॉल है, इसको सुई जामा कहते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है, 3 to 4 years लगता है बनने में। ओके, ये तकरीबन इसकी कीमत 400,000 रुपीज़ है। 400,000 यानी कि 4 लाख रुपए। क्यों इतनी एक्सपेंसिव है? लेबर है, एक शॉल को 4 साल लगती है, बारीक हाथ का काम है। कोई 4 साल लगते हैं एक शॉल बनाने में? ये शॉलें यूजुअली जो होती है कश्मीर में, ये वेडिंग डॉरीज पे देते थे लड़कियों को जहेज में। दिलीप साहब, जो सस्ती वाली शॉल्स है ना, जो आम बंदे की जेब पे भारी नहीं है, वो थोड़ी सी हमें दिखा दें। क्या रेंज है वैसे? सब कहाँ से शुरू हो रही है, किस प्राइस से? मेरे पास है जो रीजनेबल है, अराउंड 2000 से स्टार्ट होती है, प्रॉपर शॉल है। अच्छा, अब ये जो वेरी नाइस, ये अराउंड 2000 रुपीस की पड़ेगी प्रॉपर शॉल। ये पकड़े ना जरा, मैं इसको लेके भी साथ में देखूं, मुझे तो ये प्रॉपर शॉल ट्राई करने का भी दिल कर रहा है। इट्स नाइस कलर्स और अच्छे प्रिंट है, प्लेन सूट्स के साथ इट्स नाइस बाय द वे, वेरी नाइस। अच्छा, ये कितने की है? ये आपको 2000 रुपीस की पड़ेगी प्रॉपर शॉल। ठीक है, अच्छा इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं। ठीक है, ये तकरीबन 2500 की है। अच्छा, ये 2500 की है। जी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं, दे आर रीजनेबल एंड नाइस कलर्स। अच्छा, ये भी गरम ठीक है, मतलब सर्दियों के हिसाब से ये होता है, गरम है अपने हिसाब से। इनमें डेफिनेटली इतनी बड़ी शॉल एम्ब्रॉयडर्ड दे रहे हैं 2500 रुपए की। अच्छा, डिफरेंट इसमें कलर्स होंगे आपके पास? आपको अराउंड 20 to 30 कलर्स मिलेंगे। अब ये देखें, दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल। ये भी 2500 रुपए की आपको शॉल देंगे, प्रॉपर शॉल, नॉट स्टोल। स्ट्रोलर्स भी मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से आप हमें दिखाएं, क्योंकि स्ट्रोलर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। नहीं जी बिल्कुल, ये आपको स्ट्रोलर दिखाता हूँ, ये एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रोलर है। वाओ, तो आज का जो यंग जनरेशन वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, ओवरसीज लोग हो गए या वेस्टर्न फॉरेनर्स वगैरह हो गए, काफ़ी चीज़ें पसंद करते हैं, आप इसको ट्राई कर लें। ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये जो महंगी शॉल्स होती हैं, मैं तो जो ट्राई करी हूँ मुझे सारा ही पसंद आ रहा है। माशाल्लाह, आपकी जो आप ऐसा प्लान जोड़ा पहन के इसका तो सारा अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कितने का है? देखिए, स्ट्रोलर में भी डिपेंड करता है, ये सिल्क का काम है, ये तकरीबन 5000 रुपीज़ का है। 5000 रुपीज़? जी जी, एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास? सारे कलर्स, इसका इंडिगो ब्लू है, ये टील है। ओके, स्ट्रोलर में तकरीबन आपको 1000 रुपए से लेकर स्ट्रोलर भी 10,000 तक होती हैं। अब ये भी एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रोलर है, इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये 3500 रुपीज़ का स्ट्रोलर है, ये देखें, 3500 रुपीज़। ओके, इसके भी रंग बड़े अच्छे हैं। शॉल्स में क्या देखने आई हैं? एक्चुअली शॉल्स तो हम हमेशा से इनसे लेते हैं और इतनी वैरायटी हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठी हो गई हुई है, तो अब यही चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट मज़े की चीज़ हो, जो इस साल की कोई ख़ास जिसमें बात हो। अच्छा, आप भी ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं फिर? मतलब जो हमें अच्छा, दिल को अच्छा लग जाए। आजकल क्या ट्रेंड है? मैं पूछ भी रही थी जो शॉपकीपर है उनसे भी कि क्या लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है ट्रेंडिंग में? आपको क्या लग रहा है शॉल्स में क्या है? लाइट वेट शॉल्स और लंबी लेंथ की शॉल्स वैसे तो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, और बस मगर ये है कि डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है, कोई चीज़ आँख को भा जाती है। जनाब, ये जो मैंने शॉल पहनी हुई है ना, ये पूरे 4 लाख रुपए की है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जिस तरह से बता रहे थे कि 4 साल एक शॉल को बनाने में लगते हैं, तो मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है जितनी इसके ऊपर मेहनत है, क्योंकि ये प्योरली हैंडमेड शॉल है। तो इसकी अच्छी बात मुझे ये लग रही है, क्योंकि मल्टी कलर्स में है, तो ये मेरे सूट के साथ बहुत अच्छी जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ख़रीदनी चाहिए, लेकिन मेरे बजट से बाहर है। लेकिन आप लोगों के बजट में अगर है तो आप आके विजिट करके ये शॉल्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी रीज़नेबल शॉल्स में बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि शॉल्स कितने किस्म की होती है और कहाँ से आती है। ख़ास तौर पर कश्मीर से जो शॉल्स आती हैं उनकी तो बात ही अलग है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। मेरे ख्याल से आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी कर दिए, साथ साथ उन्होंने, अनम ने हमें ये बताया कि कैसे आपने बजट के अंदर रहते हुए शॉल्स खरीदी। 4 लाख की आप पहनकर खड़ी हुई थी। 4 लाख की, इससे भी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, वो कह रहे हैं इससे भी महंगी आती है, लेकिन आयशा वो जस्टिफाइड मुझे इसलिए लगे 4 लाख रुपए। वो एक शॉल दोबारा कहें जस्टिफाइड, हाँ जस्टिफाइड इसलिए है। अब आप रीजन सुने, वो 4 साल में एक शॉल तैयार होती है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, 4 साल लगा के 6 महीने में तैयार होने वाली शॉल पहन लेंगे, क्योंकि 4 लाख रुपए मेरे बजट से तो बाहर है। एक और चीज़ है जो कराची वालों के बजट से अब बाहर होती हुई नजर आ रही है, और वो है कराची में ई चालान जो अब शुरू हो चुके हैं। इसका आगाज़ जो है आपको पता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से किया गया था, और बहुत अब तेज़ी से चालान वहाँ पर काटे जा रहे हैं। 27 अक्टूबर से लेकर अब तक 6600 से ज़ायद ई चालान हो चुके हैं। सीट बेल्ट ना पहनने पर 17,639 हो चुके हैं। हेलमेट ना पहनने पर 6000 से ज़ायद हो चुके हैं। और
ओवर स्पीडिंग की अगर बात की जाए तो उस पर 1967 से ज़्यादा जो है अभी तक ई चालान किए जा चुके हैं। लेकिन खबरें जो है ना वो इस तरह की आ रही है कि कराची वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि चालान के ऊपर जो सज़ा दी जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ से पता चली है कि एक शख्स की बाइक जो है ना वो हो गई थी चोरी, उसको कई साल हो चुके थे। चोरी की हुई बाइक तो उसको नहीं मिली, 4 साल गुजर गए, लेकिन जो ई चालान था ना वो उसके घर पहुंच गया। अच्छा, ये एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। ये दिस इज वेरी, हमारा सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर जरा हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ठीक है, चालान किए जा रहे हैं, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, एक लिहाज से हम कहते हैं कि शायद इसी तरह से हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं लोगों से। लेकिन बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम चालान हो रहे हैं, यानी हेलमेट ना पहनने पे या सीट बेल्ट ना लगाने पे मेरे ख्याल से 17,639 रुपये चालान किया जा रहा है। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इतने भारी चालान क्यों हैं? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली इसमें काफ़ी मिसलीडिंग चीज़ें हैं, मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है फैक्ट्स को, नंबर्स को। जो हेलमेट ना पहनने की टिकट है वो 5,000 रुपीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसकी 50% डिस्काउंट है इफ़ यू आर पेइंग इट इन 14 डेज, सो दिस इज लाइक 2,500। और लाहौर के अंदर भी 2,000 रुपये है। और बेसिकली देखें, ये मोनेटाइजेशन आप नहीं कर सकते लॉस ऑफ लाइफ को या लॉस ऑफ एनी लिम्ब और इंजरी लाइफ लॉन्ग, उसको तो आप बिल्कुल मोनेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली ये तो आपकी चॉइस है बेसिकली। ये ऐसा नहीं है कि 2 वक्त का खाना है, आपने खाना ही ज़रूरी है और अगर नहीं खाएंगे तो आप जो है ना सफ़र करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ योर चॉइस। आप हेलमेट पहन लें और हमेशा के लिए टिकट से बच जाएं, आप सीट बेल्ट लगा लें और हमेशा के लिए टिकट से बच जाएं। अगर आप चॉइस करते हैं कि मैंने हेलमेट भी नहीं पहनना और मुझे टिकट भी 200 रुपए का मिले ताकि मैं सारी उम्र उसको अफोर्ड कर सकूं, देन दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो आपने जो सजाएं होती हैं या फाइन्स जो होते हैं वो अफोर्डेबिलिटी पे डिजाइन नहीं होते, वो डेटरेंट्स के लिए होते हैं ताकि लोग उसको देखकर हमेशा के लिए अपने बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो लाखों रुपए जुर्माना बन जाता है। मिसाल ले लें, दुबई की मिसाल है, गल्फ की दीगर कंट्रीज जो है वहां पर भी कुछ इसी तरह से, और वहां पर तमाम लोग फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो भी करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए? स्टार्ट के अंदर थोड़ा हम अल्टीमेटम से भी शुरू कर सकते थे या थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता था कि भाई ये शुरू होने लगा है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, फ्यूचर के अंदर ऐसा ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा हमें रियासत को खुद भी, तो आपको पता है कि शहरी जो होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है कि भाई अब हम ये करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एकदम से करना ठीक था ये? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली ना दिस वाज लाइक द अवेयरनेस कैंपेन वर गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। हर चैनल के ऊपर आपके चैनल ने हमारा बड़ा साथ दिया, लोगों को हम बताते रहे हैं, बट यू नो देयर वाज अ काइंड ऑफ डिसबिलीफ अमंगस्ट इवन द एजुकेटेड एंड द लर्नड जो है ना सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, हाउ कम कि ये इस तरह से हो जाएगा। हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रांसपोर्टर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल, आउटडोर मीडिया, हम हर जगह पर इसकी कैंपेन कर चुके और अब भी कर रहे हैं। देखें, टिकट आपको पता है, पहला टिकट पूरे कराची में कहीं भी जाएगा वो बिल्कुल माफ है। all you have to do is to call 1915 or visit any of the Sahulat centers and then this would be waived off. This is a kind of education. बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का भी। ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि अभी जैसे आयशा बात कर रही थी कि 4 साल से एक बंदे का बाइक गुमा हुआ है, वो नहीं उसको मिल रहा, लेकिन उसके घर पे चालान पहुंच गया है, तो ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जा रहा है? देखें, सहूलत सेंटर्स पूरे कराची में हैं, 11 जगहों पर हैं, और उनको ऑल ही नीड्स है कि वहां जाके बता दे, उसका टिकट कैंसिल हो जाएगा, बल्कि उसका फायदा होगा। वो मोटर बाइक जो कि शायद कभी भी ना मिलता, देयर आर लाइक 4 to 5 million बाइक्स ऑन द रोड्स ऑफ कराची एट एनी गिवन टाइम। अब हमारे सिस्टम ने उसको चेक कर लिया, दैट मींस कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द क्राइम। और इस तरह के और भी केसेस आए मीडिया पर हाईलाइट हुआ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेना कि 4 साल से नहीं मिल पाया था और अब इसके थ्रू जो है ना, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो खुश होगा कि मेरा बाइक जो है ना अभी तक सही सलामत है, उसके इंजर पिंजर बिके नहीं है, टूट के। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी चाहिए ना कि 4 साल में उस बेचारे का बाइक ही नहीं मिला था।
ढूंढ ही नहीं पाई थी पुलिस? नहीं, इस तरह तो बहुत सारे केसेस हैं जिनको अगले दिन ही मिल जाता है। इफ यू लाइक, मैं तो क्राइम को नहीं डील कर रहा हूँ इस वक्त, उसके लिए आपको फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। दे हैव वेरी गुड नंबर्स, जिसमें हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, दर्जनों बाइकें दी जा रही होती हैं। यू सी, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल ऑफ एवरी काइंड। आप बिल्कुल, यू कैन नॉट डू अवे विद द क्राइम इन अ सोसाइटी। अगर क्राइमलेस सोसाइटी है वो तो फरिश्तों की हो सकती है, वेस्ट में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लेकिन जिसके साथ बुरा होता है, जिसकी कोई चीज चोरी हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली वो पुलिस की तरफ देख रहा होता है। और अगर उसको, वालों ने तो बहुत सफर किया, और अगर उसको इंसाफ ना मिले या उसकी सुनवाई ना हो तो वो फिर ब्लेम भी उन्हीं को कर रहा होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अच्छा, एक और शाह साहब बात है, वो ये है कि हादसा जो है वो रुकने में नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम इसको किया जा सके। कल भी एक खबर आई, उसके ऊपर हमने तर्जुमान सिंध हुकूमत थी उनको लिया, सादिया जावेद साहिबा, उन्होंने कहा इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत हद तक चीज़ें जो है ना, जब से ये सिस्टम नाफिज हुआ, इस चलान का बेहतर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक और हादसा हो गया और एक और जान चली गई। इसके बारे में बताइएगा फिर क्या किया जा रहा है? लोग कराची के शहरी जो है वो क्या एक्सपेक्ट करें? कब तक उनको थोड़ा सा ये होगा कि अब ठीक है, अब हादसा जो है ज़रा कम होंगे? और जो डंपर ड्राइवर था वो ड्रंक भी था, आई थिंक। देखें, ये तो एब्सोल्युटली जीरो तो कहीं पे भी नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मार्च से लेकर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, पहले 4 महीने जो थे हमारे, उसमें 90 डेथ्स पर मंथ थी। दैट वुड बी लाइक 3 डेथ्स पर डे। और उसके ऊपर काम हुआ, हमने ट्रैकर्स लगवाए गाड़ियों के अंदर, उनकी स्पीड को मॉनिटर कर रहे हैं। हर बड़ी गाड़ी जो कराची में मूव कर रही है, इट इज मूविंग विद अ ट्रैकर, विद अ कंट्रोल, विद ट्रैफिक पुलिस। और जब भी वो 30 से ऊपर जाती है तो उसको टिकट इशू होता है। सो यू सी, नंबर्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम 90 पर मंथ टू 56 पर मंथ। लाइक इफ यू आर सेविंग 30+ पीपल हु वुड अदरवाइज डाई ऑन द रोड्स, तो आप यू आर डूइंग समथिंग। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जो विशफुल थिंकिंग ड्राइंग रूम में बैठ कर सोचें और ये 30 बंदे बच जाएं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे काम हुआ होगा। बट हैविंग सेड दैट, हम ये तो नहीं कह सकते, और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि कोई भी एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट नहीं होगा। आप कराची बता दें कि सबसे ज्यादा जो हादसा की वजह है कराची शहर की, अगर हम खास तौर पर बात कर लें, आपकी नजर में सबसे बड़ी वजह है क्या ट्रैफिक हादसा की अभी तक? दो वजूहत हैं। एक है ओवर स्पीडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द हेवियर व्हीकल्स, और दूसरा है मोटर बाइकर्स का बिल्कुल हेलमेट को पहनने से इनकार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है शाह साहब? हेवी व्हीकल्स के, सॉरी, तो एक तो है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है हेलमेट का ना इस्तेमाल करना। ठीक है। एंड ओवर स्पीडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द हेवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियां जो कि बहुत स्पीड में कराची में चल रही थी, और दूसरा मोटर बाइकर्स जो कि हेलमेट बिल्कुल पहन के नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह ताला दोनों पर काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। उसके अलावा भी काफी काम हो रहा है, लेकिन इसी वजह से, इन दोनों चीजों पर काम करने की वजह से, वी हैव ब्रॉट द नंबर डाउन बाय 33%। ठीक है। अच्छा, शाह साहब, आपने बात की थी विजुअल थिंकिंग की, कि ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं हो सकता कि चीज़ें बेहतर हो जाएं तो आप 30 लोगों की जान बचा लेंगे। लेकिन अब जो वो इदारे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम आएंगे और आकर अमन व अमान भी कायम करेंगे, और इसके साथ साथ स्पेशली अगर आपके इदारे की बात करें कि ट्रैफिक के ऊपर सेफ्टी जो है ना वो भी बेहतर हो जाएगी, मैं एक आम शहरी के तौर पर आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि हादसात जो है ना, चले बिल्कुल कम ना हो, लेकिन कुछ तो कम होने चाहिए। ई टैगिंग की बात की गई थी, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई थी जो मुकम्मल नहीं हुआ। क्या ड्राइवर्स की ई टैगिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? क्या तमाम बड़ी गाड़ियां, हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर ट्रैकर्स लग चुके हैं? कैमरा लगाने की जो बात की गई थी फरवरी 2025 के अंदर, और मुझे याद है शर्जील इनाम मेमन साहब ने आकर एक बड़ी तकरीब के अंदर ये वाली बात की थी कि अब कैमरे भी लगाए जाएंगे। क्या वो मुकम्मल कर लिया गया? तमाम जो बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं हैवी व्हीकल्स के, उनको रजिस्टर कर लिया गया? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स में जो कमी आई है, उसकी मेन वजह यही है कि हर गाड़ी जो कराची में चल रही है बड़ी, उसके अंदर ट्रैकर हमने नस्ब करवाया है। उसका कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास है कि अगर वो गाड़ी 30 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा ओवर स्पीड करेगी तो उसको टिकट इश्यू होता है 20,000 रुपए का। कितने ड्राइवर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उन ट्रैकर्स की वजह से? जितने नहीं, देखें, गिरफ्तारी नहीं है हमारे पास, तो फाइन 200 से, ठीक है, 200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं अगर हम चंद महीनों की बात करें तो, इसी साल के अंदर। तो फिर ट्रैकर का मकसद ये है ना कि उसको लोकेट किया जा सके उस ड्राइवर को, ताकि वो भाग ना जाए वहां से। तो क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है जितनी जाने गई हैं अभी तक उनकी वजह से? देखें, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हमारा काम है फाइन जनरेट करना, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना। बट आप साइमल्टेनियसली
आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, साइमल्टेनियसली इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं जी, उसके बारे में बता दें। देखिए, एक होता है एक्सीडेंट के बाद करना कुछ काम, एक होता है एक्सीडेंट से पहले प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिवली आप काम करें। हमारा काम है प्रोएक्टिव, हम कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट ही ना हो, इसीलिए तो 90 की जगह 60 से भी कम लोगों की डेथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट के 60 बंदे फिर भी तो डेथ कर रहे हैं, हम इसको और नीचे लेकर आएंगे इंटरनेशनल सिटीज के हिसाब से, जो यानी कि फिगर होता है उस तक लेस देन 2 लेकर आएंगे पर डे। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें फिर टिकट इशू नहीं होता, उसके ऊपर तो फिर सीधी FIR होती है, गाड़ी जो है वो जब्त की कर ली जाती है, कोर्ट का वो प्रॉपर्टी हो जाती है और फिर अल्टीमेटली वो केस चलता है। लेकिन हम केसेस क्यों बनाए, हम उसको प्रोएक्टिवली क्यों ना रोके? दिस इज व्हाट वी आर मेजर्स जो किए जाते हैं शाह साहब, बिल्कुल ठीक, मुझे आपकी बात समझ आ गई। प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो किए जाते हैं उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो ड्राइवर है वो जब गाड़ी चला रहा है तो उसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस एक्सपायर्ड होते हैं। उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्या लिए जाते हैं, पहले से क्या चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है? वो इस तरह होता है कि कोई भी गाड़ी जब अगर वायलेशन करती है तो ऑटोमेटिकली उसकी 2 चीजें चेक हो रही होती हैं, एक उसकी फिटनेस, दूसरा उसके ड्राइवर की फिटनेस। अगर उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका भी जुर्माना हमने 1 लाख रुपया रखा है, बड़ी गाड़ी का। ही चेक होता है ना, पहले तो नहीं चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है कि वायलेशन से पहले चेक किया जा सके? देखें ना, वायलेशन यानी ओवर स्पीडिंग इज अ वायलेशन, इट हैज डन नथिंग, बट यू सी आपने प्रोएक्टिवली उसको कैच कर लिया, मोमेंटरीली साइमल्टेनियसली आपको पता लगता है। शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, लेकिन डेटा तो मौजूद होता है ना कि कितने लाइसेंस बन चुके हैं और कितने लाइसेंस ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इस तरह का डेटा मौजूद है, उसके ऊपर कोई काम किया जाता है? नहीं, व्हाई नॉट, वो तो है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी बंदा ड्राइव कर रहा है उसके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है? आप हर गाड़ी को तो नहीं चेक कर सकते, नेचुरली उस गाड़ी को चेक करेंगे जो उनका तो पता चल जाएगा। क्या कोई लोगों को बताया जाता है या कोई नोटिफाई किया जाता है कि आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है? क्या इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद? मैं सिर्फ सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ और देखने वालों को ये बताइए। देखें, वो ऐसा होता है कि जो भी लाइसेंस सस्पेंड होता है या वो एक्सपायर हो जाता है तो उनको हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है जो उनके साथ कम्युनिकेशन में होती है, एंड दे आर ड्यूली इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर द स्टेटस ऑफ देयर लाइसेंस। तो ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं कि जो गाड़ियां चल रही हैं उसके अंदर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस, अब देखें सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां रोड के ऊपर चल रही होती हैं, यू जस्ट कैन नॉट, कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता फेशियल रिकग्निशन से कि ये जो बंदा ड्राइव कर रहा है नादरा के अंदर इसका नाम फलां है और इसकी लाइसेंस है या नहीं है। दिस रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे बड़े शहरों में होता है, पाकिस्तान में तो कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर वो गाड़ी ओवर स्पीड करती है, वन वे को वायलेट करती है, रेड लाइट को जंप करती है, तो क्या होता है, अगर कोई बंदा बार-बार ओवर स्पीडिंग कर रहा है या रूल्स को वायलेट कर रहा है और उसकी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में क्या कानून है? उसमें यह है कि देखें हर वायलेशन के साथ उसके पॉइंट्स जो हैं डीमेरिट पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। लाइक 30 पॉइंट्स हम सबको क्रेडिट में देते हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग द लाइसेंस। अगर आपने वो एग्जॉस्ट कर लिए इन लेस देन 6 मंथ्स तो आपका लाइसेंस वो रिवोक हो जाता है, खत्म हो जाता है, एनल हो जाता है हमेशा के लिए, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा फॉर अनदर 6 मंथ्स टू अप्लाई अ फ्रेश। अगर आप वो पॉइंट्स 1 साल तक चलाते हैं और 1 साल में एग्जॉस्ट करते हैं जो कि डेंजरस है, तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है वक्ती तौर के ऊपर, मुअत्तल हो जाता है और फिर आपको 3 माह वेट करना पड़ेगा और ताकि उसके लिए दोबारा टेस्ट देकर आप अपने मुअत्तल शुदा लाइसेंस पूरे प्रोसेस से दोबारा से लाइसेंस मिलेगा। शाह साहब, एक और बता दें, जिस तरह मैंने शुरू में भी आपसे पूछा कि जो ड्राइवर्स ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे, जाहिर है वो अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं लेकिन साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, उनका तो सीधा एक तो FIR है, वो जेल में जाते हैं, उनकी इंटॉक्सिकेशन वो उनकी जो है ना टेस्ट होता है और उनके जो पॉइंट्स है ना 30 में से 10 कटते हैं सीधे। लाइक बाकी वायलेशन के 2 हैं, किसी के 3 हैं, लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस
तो आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कटते हैं जो कि 10 हैं। अगर 3 दफ़ा आप अगर इस तरह की ड्राइव करते हैं तो इट मीन्स कि यू हैव लॉस्ट ऑल योर क्रेडिट पॉइंट्स। तो कानून तो और जो लोग अंडर एज बच्चे हैं शाह साहब, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा भी छोटे बच्चों को गाड़ी दे दी जाती है और साथ में कोई बड़ा भी नहीं होता, समटाइम्स इस तरह भी होता है, तो फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ या उसके फादर या जो भी उसके घर में है उनके खिलाफ क्या कानून कहता है? देखिए वो तो जो है ना उसका फाइन है, जाहिर सी बात है बच्चा तो नहीं भरेगा। अगर वालिदैन पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे और ऐसे बच्चों के ऊपर फाइन होता है तो नेचुरली फिर वो दे विल सफर, बिकॉज अंडर एज ड्राइविंग या जुवेनाइल ड्राइविंग तो उसका जो जुर्माना है, छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो, मौजूद है। 5,000 से इम्प्लीमेंटेशन पर बात आ जाती है। अच्छा शाह साहब ये बता दीजिए ना कराची वालों के लिए एक बार मरतबा फिर कि कुछ कंसीडर किया जाएगा कि थोड़े जुर्माने कम किए जाएं ई चालान के, क्योंकि कराची वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी बाकी सूबों में तो इतना नहीं है, कराची में या बाकी शहरों में इतना नहीं है, कराची में इतना क्यों है? कुछ कंसीडर किया जा सकता है कि कम कर लें थोड़ा सा चालान? ये तो हम तो देखें ना एग्जीक्यूटिव आर्म हैं अपने गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो जिन्होंने लेजिस्लेशन की है, ये तो उस लेवल पे क्वेश्चन बनता है आपका। इस वक्त लॉ इन प्लेस है, हमने उसको यू स्टिल अ स्टेक होल्डर और आप जाकर बात तो डेफिनेटली आप बात तो कर सकते हैं। ओके देखिए आपकी बात जो है पहुंच रही है, जब हम बात कर रहे हैं तो उसी वक्त पहुंच रही है, लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं, वहां पे भी बात पहुंच रही है, लॉ मेकर्स खुद भी आवाज उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये लेट द असेंबली डिसाइड अबाउट इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बड़े तामुल से आपने हमारे सवालों को सुना, उनके जवाब दिए, रियली अप्रिशिएटेड। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, DIG ट्रैफिक कराची, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ डिटरेंस के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर जुर्माना रखा गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको वो भरना ही है या फिर आप डिस्काउंट मांग रहे हैं कि भाई मैं तो करूँगा ट्रैफिक रूल के खिलाफ। सेलिब्रिटीज भी आप कम कर रही हैं। आपको पता है जो नबील है हमारे एक्टर, वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना स्टेटस लगाया अपनी अकाउंट पर, उन्होंने कहा चालान नहीं इनाम होना चाहिए कराची वालों के लिए यहाँ पर गाड़ी चलाना। ये बड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो वज़न कम करने की कोशिश में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वज़न घटाना सिर्फ कम खाने से ही लिंक है, या आप कम खाएं या ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो यही इसी से वज़न आपका कम हो जाता है, लेकिन हकीकत में जिस्म के अंदर मौजूद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड जैसे मादनियात का तवाज़ुन ही असल किरदार अदा कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के बारे में नहीं है, इट्स ओवरऑल आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि गर्मियों के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जो आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ना, नमकियात जिनको कहते हैं, वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आप को विजिबली नज़र आने लगते हैं सिम्टम्स। तो इस सूरत में किया जा सकता है? मेटाबॉलिज्म सुस्त भी हो जाता है, ये भी हमने सुना है। अब अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने बैलेंस किस तरह से रखना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप वज़न कम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है वज़न कम करने का, तो आई नो जब आप डाइट कर रहे होते हैं ना तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स अलहदा से इंटेक करना किया था। मैंने बिल्कुल किया था, और डिफरेंट तरीके से थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ती है। तो रिसर्च अब आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक्सपर्ट को बुला लिया, वो आपको बता कर जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं सबीन फारूकी साहिबा, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सबीन साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं या मादनियात होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जो सेल्स हैं आपके, उनकी परफॉर्मेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बहुत क्रूशल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो ये हमें नमक से भी मिलते हैं, हमें मुख्तलिफ सब्जियों और फलों से भी मिलते हैं, और इनका इम्बैलेंस जो है ना वो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो इसलिए हम पूरा जो फोकस है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के ऊपर करते हैं, लेकिन मिनरल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है जिस्म में, या कोई सिम्टम्स होते हैं, किस तरह कब पता चलेगा और जाके हम टेस्ट कराएंगे? ओके, अक्सर ऐसा होता है कि आपको ब्रेन फॉग होती है, या आपके हेडेक होता है, या फटीग होती है बॉडी, आप थक जाते हैं अननेसेसरी, आपको समझ में नहीं आता कि आप इतना ज़्यादा जो है लो क्यों फील कर रहे हैं। तो उस वक्त आपको जो है अपना पानी का इंटेक जो है वो बेहतर करना चाहिए। प्लस कभी ऐसा होता है कि आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपकी कैलोरी जो है वो आप कम ले रहे होते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि क्योंकि आप कम खा रहे होते हैं तो आपका मिनरल्स का इंटेक कम हो जाता है।
तो उससे आपकी विजिबल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर ना, यानी कि जो पानी आपको सेल्स के अंदर चाहिए होता है वो उससे नहीं मिलता। सो आपका ग्लाइकोजन रिजर्व तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपके पट्टे हैं, उनके अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। उसकी वजह से आप हैगर्ड सी फील आती है ना, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल वजन कम हुआ है, तो इनकी शक्ल वगैरह सब कुछ जो है वो खराब। स्किन भी सुकड़ती है, स्किन जो है उसके ऊपर डिहाइड्रेट हो जाती है। एक चीज होती है वाटर रिटेंशन हो जाना, ये इसका ऑपोजिट हम इसको कह सकते हैं। वाटर रिटेंशन उस वक्त होती है, हाँ वाटर रिटेंशन अलग चीज़ है और मिनरल इम्बैलेंस अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। उसके अंदर वाटर रिटेंशन में ये ना क्या ब्लोटेड फील करते हैं आपको, मुझे तो समटाइम्स ऐसा फील होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपकी स्किन जो है ना वो सुकड़ना शुरू हो गई है। सुकड़ना नहीं, आपको आप जैसे क्या कहूँ मैं, एक तरह से आप जैसे जवान है तो बूढ़े लगने लगते हैं, जाती है चेहरे से, रौनक चली जाती है आपके चेहरे से। अच्छा, इनसाइड आपको कमजोरी भी कहीं ना कहीं महसूस कमजोरी फील होती है ना, आप यू फील लोग आप कुछ भी खा ले लेकिन आपको लगता है कि जी। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको क्रेविंग्स होती हैं। एक्चुअली आपकी बॉडी को शक्कर की या नमक की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको सॉल्टी फूड्स और स्वीट फूड की क्रेविंग्स होती हैं बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। अच्छा, लो होने का मतलब क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर ज़्यादा है किसी का वो उस लिमिट से, उसका क्या मतलब होगा? लो होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके पास इनफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, यानी कि मादनियात एक्स्ट्रा नहीं है, जिसकी वजह से आप पानी तो पी रहे हैं लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो पानी है, हम ऐसा करते हैं जिस ज़माने में जैसे स्वेटिंग बहुत होती है, लोग जिम जाते हैं या आउटडोर वर्क कर रहे होते हैं, या किसी भी कोई ऐसी डायूरेटिक उन्होंने कोई दवाई ली होती है जिसकी वजह से उनको यूरिन ज़्यादा वो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप पानी के साथ आपकी नमकियात भी निकल जाती हैं। ठीक है, सो पानी में थोड़ा सा सेल्टिक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट ये डाल के अगर आप पीते हैं तो पानी बॉडी रिटेन करती है। और अगर किसी का ज़्यादा है लिमिट से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके तो बहुत डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, वो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है आपके। और मैं कहती हूँ कि बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सबीन, ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है नेचुरल वे में कैसे लिया जा सकता है? लाइक आपने नमक के बारे में बताया, हिमालयन सॉल्ट का कुछ हद तक मुझे भी पता है, कुछ लोग बोन ब्रॉथ्स भी लेते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के, इसके बारे में ज़रा बताइए। हमारी जो नेचुरल ग़िज़ा है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, यानी कि हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उसके अंदर भी आपके मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। और इसी तरह से जो बोन ब्रॉथ बनाते हैं या जो आप सूप बनाते हैं, हड्डियों का सूप बनाते हैं, तो उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसकी बात करें, फ्रूट सब्जी की बात करें, तो जैसे क्यूकम्बर्स हैं, लेमन है, वाटरमेलन है, इन सब चीज़ों के अंदर वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, ऑरेंज है, बैलेंस करने के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर आप फ्रूट और सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इम्बैलेंस नहीं होता। अच्छा, और कौन कौन से विटामिन्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है? विटामिन अलग चीज़ होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स अलग। ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड। इट्स ओके। विटामिन्स वो होते हैं जो विटामिन A, B, C होते हैं, उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप ये जो डिटॉक्स वाटर बनाने का जो ट्रेंड हो गया है, विच इज़ रियली गुड, उसके अंदर भी जो है अगर आपने जैसे रात को लेमन और क्यूकम्बर्स इन्फ्यूज़ करके रखा है और सुबह आप पी रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स खारिज करते हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा। अगर किसी बंदे को ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, वो किस हद तक कंज्यूम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना? ओके, सो जो ORS होता है उसके अंदर नमक और शक्कर दोनों होते हैं। अनलेस कि आपको डायरिया हो, आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको, या आप डायबिटीज़ है आपको, तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर शुगर का कंटेंट भी होता है और सॉल्ट का कंटेंट भी होता है। ऐसे लोगों को ज़रूरतन तो आप दे सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर उनको ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज़ आप जो है वो घर में भी बना सकते हैं अपनी प्रोपोर्शन से, यानी कि थोड़ा सा आपने नमक डाल दिया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया और सोडियम बाइकार्बोनेट जो मीठा सोडा होता है ना, उसकी एक पिंच डाल के यू कैन टेक इट एज ORS। जेंडर भी मैटर करता है कि अगर मेल है तो उसको कम होगा, फीमेल है तो ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा रेशो का कोई फ़र्क है या इक्वली? नहीं, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। इट डिपेंड्स ऑन द एज का भी कोई है, किस एज से ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है? इम्बैलेंस एज से नहीं होता, एक्चुअली आपकी फिजिकल या स्ट्रेनस एक्टिविटी से होता है। बच्चों में भी हो जाता है? बच्चों में भी हो सकता है, बिकॉज आपका जो स्वेट है और आपका जो यूरिन है उसका कॉम्पोजिशन सेम होता है। ठीक है, सो अगर आप ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं या जैसे
आप कॉफ़ी चाय ज़्यादा पी रहे हैं तो कॉफ़ी और चाय डायूरेटिक होती है। तो डायूरेटिक का मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी से पानी खारिज करती है। जब पानी आपकी बॉडी से निकलता है तो उसके साथ आपके नमकियात भी निकलते हैं। मुझे ना देखिए मैं पानी बहुत पीती हूँ। देखिए आयशा बहुत पानी बहुत पीती हूँ। राइट, जब भी चाय फॉर एवरी कप ऑफ टी आप जो है यू हैव टू टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ओके, सो आप पानी पहले पिए उसके बाद आप चाय। मैं 2 नहीं, मैं तकरीबन 2.5 पी लेती हूँ। बस ठीक हो गया, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सबीन, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। जनाब तमाम देखने वाले, आपकी हेल्थ के ऊपर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं तो ये भी चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको चेहरे पे फील हो रहा है ना कि थोड़ी सी रौनक ख़त्म हो गई है या फिर जितने भी सिम्टम्स बताए हैं सबीन ने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आपने चेक करना है। और इलेक्ट्रोलाइट्स आप वैसे भी लेते रहे, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं देते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ने और आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये स्टोरी के बारे में आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने डिसाइड करना है, हम तमाम लोगों के बयानात जो है ना आपके सामने रख देंगे, आप लोग डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है। बताइए जरा स्टोरी क्या है जी। सोशल मीडिया पे वैसे तो सब लोग ही जानते हैं, पाकिस्तान की मारूफ और टैलेंटेड अदाकारा हैं सबा कमर। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन उनका एक रिसेंट जो इंटरव्यू है वो बड़ा वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू का भी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनसे सवाल हुआ था कराची में रहने के बारे में। तो उन्होंने पहला लफ्ज बोला, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आई डोंट लाइक कराची, समथिंग लाइक दिस। उन्होंने उस पॉडकास्ट में इस तरह की लाइन बोली। मैं नहीं बोलूंगी उन्होंने कहा कि कराची मुंतकिल होने का वो सोच भी नहीं सकती। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप सोच रही हैं कराची मुंतकिल होने का। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कराची बिल्कुल पसंद नहीं है और कराची के लोगों को ये जुमला बिल्कुल पसंद नहीं आया और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ही। उन्होंने कहा कि आपको पहले सुना देते हैं जी। शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह, 10 साल हो गए मैं कभी भी शिफ्ट नहीं हुई। So you wanted to live in Lahore? काम किया, वापस आ गए। I come back, stay at बस इतना ही है कराची के साथ हो चुकी है कि सब एक्टर्स कराची मूव करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ है। और आप कभी ये बात I don't like कराची में जो भी प्रोजेक्ट मिले प्लीज शिफ्ट कर। तो ये जुमला कहने की देर थी और फिर वो सोशल मीडिया पर आपको पता है आग की तरह फैल गया। कराची आइट्स जितने भी है ना वो सब आगे कराची को डिफेंड करने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनका ताल्लुक कराची से और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्टिव रहकर बात कर रहे हैं कि भाई कराची के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंद भी है, ठीक है। वहाँ पर सफाई सुथराई के मसले मसाइल भी हैं। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर अमन अमान का मसला भी है। लेकिन इफ़्फ़त उमर साहिबा जो है सबसे पहले आई और उन्होंने डिफेंड किया सबा कमर को कि भाई उनको गलत ना कहें क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है और सही बात है। ये इफ़्फ़त उमर साहिबा का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिर उनके जवाब के अंदर जवेरिया सऊद साहिबा जो हैं वो आई और उन्होंने आकर ये बात की कि भाई जो ये सोचते हैं ना कि कराची गंदा है, उनकी अपनी सोच गंदी है। अच्छा, इसके बाद एक पूरा हम कहते हैं तांता बन गया। यासिर जो है एक के बाद एक आ रहे हैं, उन्होंने मैं कहूँगी मजे लेने शुरू कर दिया। यासिर ने थोड़े से ना उन्होंने एक पिक्चर लगाई जिसमें बहुत ज़्यादा गंद का ढेर पड़ा हुआ है और उन्होंने ये देखा कि भाई देखिए अच्छा तो है, कराची के अंदर कोई मसला नहीं है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम ये कोशिश करते हैं ज़रा बात कर लें एंड आई एम गोइंग टू रिजर्व माय कमेंट्स। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ अदाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। खालिद अनंत बहुत सीनियर पर्सन है। खालिद साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, वेलकम कहूँगी आपको। सबसे पहले वालेकुम सलाम। ये सबा कमर साहिबा के बयान के ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं फिर बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसमें पर्सनल ओपिनियन, शख्स को हक है अपनी राय रखने का। अगर उन्होंने कहा है तो वजूहात होंगी उसकी। इतना मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बात सच्ची बुरी लगती है, झूठी बात बुरी नहीं लगती। और अगर उनका ये राय है कि भाई अस्तगफिरुल्लाह या व्हाटएवर वो उनकी राय है। हर किसी को एक राय रखने का हक है। आप अपना तजुर्बा थोड़ा सा खालिद साहब मैं चाहूंगी आप अपना तजुर्बा बताएं। आप मेरे ख्याल से कराची से खुद भी हैं और जाहिर है आपने वहां पर काम भी किया इतना अरसा। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, अपनी आंखों से आपने क्या देखा है, आपको कितनी सच्चाई लग रही है सबा की बातों में? कराची में देखिए जो लोग जैसे मैं 60 की दहाई में पला बड़ा हूँ और मैंने वो गोल्डन ईयर्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वो देखे हैं। तो दुनिया बतदरीज अबतरी की तरफ जा रही है और कराची में और कराची का सबसे बड़ा सानहा ये है कि ओनरशिप यहाँ कोई नहीं लेता। अगर हम छोड़ दें सबा कमर को पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन काम करने फिर भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमें मजबूरन काम के लिए जाना पड़ता है। जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, जो हाल कराची का है वही न्यूयॉर्क का भी है हिस्सों में, ठीक है ना। वहाँ
भी बारिश में सड़कें उबल पड़ती हैं, लाहौर में भी सैलाब आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है आप कराची के मसाइल पे वो बात कर लेती, कुछ इस तरह के अल्फाज का शायद इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों की दिल आज़ारी ना हो, या बिल्कुल इस तरह ना कह देती कि भाई मुझे कराची पसंद नहीं है, या उसकी गंदगी के बारे में बात करना सही है, उनका अपना ओपिनियन ज़रूर है, लेकिन आपको नहीं लगता जब आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आपको अल्फाज का चुनाव भी ज़रा मोहतात अंदाज से करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही, लेकिन अगर नहीं किया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, कोई आपसे कहेगा यार तुम फिलहाल अरे तौबा करो यार, मैं आप कहते नहीं है अरे जहन्नम में डालो यार, तो इसका ये मतलब नहीं कि जहन्नम में आप फिगर ऑफ स्पीच, आप गुफ्तगू का जो फन है, असल में हम बात करना भूल गए, हम अंगूठे इस्तेमाल करते हैं ना, कट 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 इसमें लगे होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, हम अंग्रेजी जबान में किस कदर एक्सप्लिसिट लैंग्वेज होती है, हम कितने एफओ वर्ड यूज करते हैं 2-2 सेकंड में आम गुफ्तगू में। मैंने तो बच्चों और वालिदैन को इस तरह की गुफ्तगू करते सुना है, लेकिन जैसे ही बात यहाँ आती है हमें थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल पैदा करना है। अगर ये बात इतनी उछलती ही ना, आपने उस जुमले को पकड़ लिया कि अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहा। खालिद साहब, बस मसला ये है ना कि हम जिस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, हम जरा जज्बाती लोग हैं। बोरी बंद लाशें यहाँ निकली, यहाँ लाशें होती थी, धमाके होते थे, तब तो सब तो हम उस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं खालिद साहब जो बहुत ही जज्बाती हैं। हम बतौर कौम बड़े जज्बाती हैं, जिन मामलात में हमारा बस नहीं चलता ना, वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, जिन पर बस चल जाता है उनको हम किसी न किसी तरीके से लेकर आते हैं अपने जज्बात से नुकसान होता है ना जी। वही बात है, आपने अच्छी बात की थी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जज्बात से तो आपको नुकसान होगा। अभी जज्बात हो सकता है कितने लोगों को मेरी शक्ल बुरी लग रही होगी, इनको भी बिठा दिया, लेकिन जज्बात नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसे कोई लोग मुझे नहीं लगता होंगे, आपको सारे पसंद करने वाले ही हैं। आप अपनी क्लैश नहीं, हमें क्लैश से दूर होना है ना, हमें दरगुजर करना चाहिए। खालिद साहब, बस मसला ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें इख्तलाफ करना नहीं सिखाया गया। हम नहीं जानते कि सामने वाला अगर मुख्तलिफ बात कर रहा है, हम हमेशा उसको मुतज़ाद ही समझते हैं। तो ये चीज़ हमारी घुट्टी के अंदर बैठी हुई है कि अगर सामने वाला मुख्तलिफ बात करेगा तो वो हमेशा गलत ही बात करे। हालांकि आप दोनों ओपिनियंस जो है ना वो साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन अगेन अनम ने जो बात की थी, सबा पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मेरी खुद बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उनको थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव होना चाहिए था अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। इसके ऊपर मैं आपकी राय ज़रा जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा उनको सेंसिटिव होना चाहिए अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए। आपने और अनम ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हम जितने सोशली इम्पोर्टेंट लोग हैं या कमर्शियली इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो स्क्रीन पे हम बगैर बोले लोगों के घरों में जाते हैं ना स्क्रीन के थ्रू, तो हमें वाकईतन बहुत मोहतात होना चाहिए। और सबा कमर सिर्फ लाहौर की एक्ट्रेस नहीं है, कराची की भी हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, सिंध की भी हैं, पूरे यही खालिद साहब उन पे तनकीद भी यही हो रही है। जवेरिया सऊद, आपको पता है वो भी मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। मैं चाह रही हूँ कि आप उस पे भी जरा जवाब दें। जिस तरह आपने कहा कि सबा का अपना ओपिनियन है, तो दूसरी तरफ रिएक्शन दिया है जवेरिया सऊद ने, उन्होंने कहा है कि जो लोग कराची को गंदा कह रहे हैं उनकी अपनी सोच गंदी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ना, फिर बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। जवेरिया भी मेरी छोटी बहन है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी कुलीग है, बहुत जबरदस्त खातून है। जवेरिया इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन और उनका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। हर्ट हो गई, मकसद ये है कि आप रिएक्शन पे, फिर मेरा एक जुमला याद रखिएगा, आप रिएक्शन पे किसी चीज को तनकीद नहीं कर सकते। आप किसी को थप्पड़ मारे, वो कहेगा मार दिया, मैं इतनी जोर से तो नहीं मारा था। भाई मारा तो था। अब बेशक सबा कमर ये कहें कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन अगर आप अल्फाज अच्छे कर लेती है। अब जवेरिया का रद्द अमल है, और यही रद्द अमल जो है सबा का भी है। उसके कुछ ऐसे तजुर्बात हुए होंगे कराची में, हम नहीं जानते, और हमें चाहिए कराची वालों को कि हम अपने दिल दिमाग बाएं खोल के हम सबको वेलकम करते हैं। हम तो नहीं किसी पाकिस्तान के शहर को बुरा कहते, ना बुरा है, हम सब जिस्म का एक हिस्सा है। मैं कैसे कह दूं कि मुझे
आपकी उंगलियां पसंद नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपकी आंख अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की है खालिद साहब के ये जो जहाँ से आपने आगाज किया था ना कि कराची की ओनरशिप कोई नहीं लेता है। अगर वहाँ पर गंद भी फैला हुआ है, ये अमनो अमान का मसला भी है ना, तो वो हमारे अपनी वजह से है, किसी और की वजह से। आप ओवरऑल कराची को उस तरह से बुरा नहीं कह सकते। देखिए ना, बात करने वाले जी, आप अगर ये देखें, बड़े बड़े स्कूलों के बाहर भी जो गाड़ियां खड़ी होती हैं लाइन लगा के बच्चों को लेने आती हैं, उन्हीं गाड़ियों के शीशे खुलते हैं और कचरा बाहर फेंकता है। पर आप तो ठीक हो जाएं यार। हमारे यहाँ तो ये लफ्ज इतने गलत उलाम हो चुके हैं कि जी वो कचरे वाला नहीं है, वो कचरा साफ करने वाला। बिल्कुल, कचरे वाले तो हम हैं, हमने कचरा फेंका है, हम ही साफ नहीं कर रहे उसको। अगर हम साफ होना हो जाएं, हम एक दूसरे की जिंदगी में इस तरह आ जाएं। और देखिए, रोकने का मतलब बुरी जबान इस्तेमाल करना नहीं होता, अच्छे एहसन तरीके से भी रोका जा सकता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि अल्फाज का चुनाव इंसान तो बनाए अल्फाज से है, इतनी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करे। वो कहती मैं जाती हूँ या जो भी है, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हमें भी अब दरगुजर करना चाहिए, और जब रेख्ता की बात आती है तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा ये सोचा जाता है कि ये बहुत मुहज्जिब अंदाज में, बड़ी तहजीब के साथ ये इंसान बात करेगा। और तहजीब के अंदर सिर्फ अल्फाज का चुनाव नहीं होता, आपके जेस्चर्स भी शामिल होते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे। बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और वी नीड सेन वॉइसेस, लाइक हमें जरूरत है हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली दुनिया जिस तरफ जा रही है। जनाब, ये थे खालिद अनम और सबा कमर, और जो इस वक्त कराची का फियास्को चल रहा है उसके बारे में हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम खबरों पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ खेलों की बात करते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि 17 साल के बाद फैसलाबाद के तारीखी इकबाल स्टेडियम में एक मरतबा फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट लौट आई है, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे में आमने सामने होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबकी जो नजरें हैं, एक तो ये इस खास बात पर हैं कि फैसलाबाद में मैच हो रहा है, और दूसरी खास बात होने वाली है कि शाहीन आफरीदी पहली मरतबा कौमी वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और शाहीन ने इस मौके को अपने लिए एजाज करार दिया है। बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये भी शाहीन आफरीदी की जानिब से कहा गया है। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनमाई हो चुकी है, दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस भी की। अब देखना यह है कि ऑन ग्राउंड कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हाँ, जी बताएं। मैं ये कहने लगी थी कि इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जो वनडे सीरीज है ये डिसाइसिव, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एक से बराबर है, और ये जो अगर हम इसकी बात करें T20 की तो उसके अंदर पाकिस्तान जीत चुका है। वनडे के अंदर अब क्या होता है ये देखना बाकी। हमारे साथ मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया है। अवैस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि कितना तारीखी लम्हा होगा। 17 साल हो गए फैसलाबाद में इंटरनेशनल नहीं हुई, वहाँ के फैंस भी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ कब इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे, परफॉर्म करेंगे। देखिए, 17 साल के बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मैच खेला जाना है, और थोड़े अर्से पहले आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें फुल ऑफ रन्स भी आपको नजर आए। फिर उसके बाद क्योंकि वो उस वक्त गर्मी थी, फिर भी हैट्स ऑफ था कि क्राउड आपको फुल नजर आता था। ये चीज़ है ना, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक्सपैंड करनी पड़ेगी क्रिकेट, उन अपना टेस्ट सेंटर्स में लेके जाने पड़ेगा जो कि कभी तारीख आपकी रही है। फैसलाबाद आपको पता है हमेशा लाइमलाइट के अंदर है, चाहे वो आप पुराने जो ग्रेड्स की बात करें, जो क्रिकेट के अंदर आपको पता है हमेशा एग्रेसिव मोड्स आते हैं, वो बड़े ज्यादातर हाईलाइट रहे हैं इस अपना टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इसके अंदर खास करके आज एक नया कप्तान आपके पास नजर आएगा, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो जिस तरीके से अपना स्क्वाड को आज लीड करेंगे, सबकी नजरें उनके ऊपर जरूर है। लेकिन क्राउड की बात करना चाहूँ, सबसे ज्यादा हमेशा जो लाइमलाइट के अंदर जो रिसेंट टूर्नामेंट था, बाबर आजम थे। कल भी जिस वक्त प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम कर रही थी, तो मुझे याद है कि जितना भी क्राउड बाहर आया हुआ था, उनकी कोशिश थी कि हम लोग जाके इन हाउस प्रैक्टिस को देख सके, लेकिन ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलाउ नहीं होता। तो एंटिसिपेशन है, जिससे भी बात अभी हुई है वो यही बात। एक तो सबसे अच्छी बात थी कि तीनों मैचेस की टिकट्स पहले ही बुक हो चुकी है, बिक चुकी है, सब लोग इंतजार करें। लेकिन ये शायकीन होंगे, जो क्राउड आएगा उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कैसा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है बहुत लाउड होगा। देखिए, फैसलाबाद की क्राउड की बात करूं तो ये पिंडी वालों को टफ टाइम देगा, क्योंकि हमेशा हम पता है पिंडी स्टेडियम हमेशा एक लाइमलाइट रहा है, जहां पर भी पाकिस्तान सुपर लीग हुई है, चाहे टेस्ट क्रिकेट भी हुई है। लेकिन ये बड़ा तगड़ा क्राउड आपको नजर आने वाला है।
जैसे हमने बताया ना कि थोड़ा सा अगर इस विकेट की बात करें, क्योंकि गर्मियों के अंदर ज्यादातर यहाँ पर स्पिन जो है वो ज्यादा फ्रेंडली होता है, क्योंकि इस वक्त आप विंटर सीजन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो ये ज्यादा फुल ऑफ रन्स आपको ज्यादा नजर आएगी। अभी भी जो कल पिक्चर में देख रहा था तो फ्लैट डेक विकेट थी, ऑब्वियसली फिजिकली वहां मौजूद नहीं है तो आइडिया नहीं कि कैसी होगी, लेकिन ज्यादा आपको रन हाई स्कोरिंग गेम्स आपको यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि रिसेंटली मैं सुन नहीं पाई आपको, अगर आपने पिच की बात कर दी है तो मैं चाहूंगी रिपीट कर दे, अगर नहीं की तो जरा बता दीजिए व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिच। यहाँ की पिच जो है वो कैसी होने वाली है, बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या फिर बैट्समैन को? देखिए बैट्समैन को ज्यादा सपोर्टिव विकेट आपको नजर आएगी, यहाँ पर फुल ऑफ रन्स है। मैंने कहा ना कि कल जो पिक्चर आ रही थी ड्राई विकेट थी, पता लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड बेल्टर। यहाँ पर जो भी टॉस जीतेगा उसकी कोशिश यही होगी कि हम लोग पहले टॉस जीत के एक अच्छा रन यहाँ पर हम लोग पाइल अप कर सके, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर जो T20 टूर्नामेंट था उसके अंदर 200 180 एक नॉर्मल स्कोर यहाँ पर नजर आपको आ रहा था, चेस भी हुआ है। अब ये वनडे साइड ऑब्वियसली पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जाएगा, लेकिन सबसे इस वक्त एक्साइटमेंट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़ी सी अगर आप परेशानी की बात करें तो पाकिस्तान ओपनिंग डिपार्टमेंट की है। साइम अयूब आपको पता है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है पैचेस में परफॉर्म किया है, लेकिन शायद मैनेजमेंट को बात करनी पड़ेगी कि यार आप ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के अंदर हो। मुझे पता है बॉलिंग में बेचारे सिर्फ साइम को कह देना, पूरी टीम ही इनकंसिस्टेंट है वैसे तो। देखिए मसला सारा आपका आता है कि अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म ना करे, बाबर की, क्योंकि मुझे पता है मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम है, रिजवान उनके पास मौजूद है, सलमान अली अगर डिफरेंट रोल के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बहाल होगा, T20 जो जीत के वापस आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम की बात करें तो बहुत अरसे से आप देखें तो वो ज्यादातर ओडीआई क्रिकेट में भी 5वें 6ठे ओवर के अंदर तो बैटिंग करने आ जाते हैं, जहां पर हम बाबर आजम का मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मसला आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का है, वो आपको स्टेडी स्टार्ट कितना अच्छा देता है, बहुत कम लेकिन अगर अच्छा स्टार्ट नहीं भी मिल पाता, ठीक है ओपनिंग स्टैंड हमें नहीं उस तरह से रन दे पाता, लेकिन जो नीचे मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, फिर उनकी परफॉर्मेंस की बात आती है ना। तैयारी तो सबने की है, आपने एज ए टीम खेलना है, अगर दो लोग परफॉर्म नहीं कर सके इसका मतलब ये तो नहीं तो पूरी जो बैटिंग लाइन है वो कोलैप्स कर जाएगी। देखिए हमारा सबसे एक बड़ा इशू क्या था आपको याद हो, हम पहले भी बात करते हुए हैं कि स्ट्राइक रेट वाला। हमने की स्ट्राइक रेट में शायद ये चीज भूल गए कि स्ट्राइक रेट तो होगी जब आप रोटेट द स्ट्राइक भी करोगे। रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी तो हमारी खत्म हो चुकी है। जो आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की, जहां से बेसिकली आप पूरी की पूरी गेम को बनाते हो या एक विनिंग स्कोर या आप जीतवाते हो मैचेस जाके, वो मिडिल ऑर्डर क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि आपकी इनकंसिस्टेंसी आपका सबसे ज्यादा मसला है स्पिनर्स के खिलाफ। जब स्पिनर्स आते हैं बीच में रोल प्ले करते हैं तो आपका एकदम जो रोटेशनल पॉलिसी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप वन डायमेंशनल क्रिकेट स्टार्ट हो जाते हो खेलने। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो हमने स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना, हमारा तो ये बड़े अरसे से मसला चल रहा है, स्पिनर्स के अगेंस्ट हम खेल नहीं पाते। वही स्पिनर जो पाकिस्तान के होते हैं वो दूसरी टीम्स को मुसीबत डाल रहे होते हैं, लेकिन स्पिनर्स को हमें खेलना नहीं आता। देखिए स्पिनर्स को आप तब खेलते हैं ना अगर आप स्वीप शॉट, आप अगर मैं चले पूरी पाकिस्तान टीम को इस वक्त निकाल के देखूं स्पिनर्स के खिलाफ आपका स्वीप अच्छा कौन खेलता है? मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने भी थोड़े रिसेंटली सीरीज के अंदर आपको नजर आया कि उसने स्वीप अच्छी खेली हो। बहुत कम होगा शायद पेस बैटरी के ऊपर सलमान ने खेली हो, या सलमान अली की एक दो शॉट्स मैंने देखी है स्वीप खेलते हुए। बाबर की आप बात करें, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट बैट्समैन, अभी भी उनके नाम शायद अल्लाह करे रिकॉर्ड हो जाए अगर वो एक सेंचुरी स्कोर कर जाते हैं। स्वीप नहीं देखते हुए मैंने उनको नहीं देखा स्वीप खेलते हुए। रिजवान खेल लेते हैं स्वीप। उसके बाद जरा जल्दी से होगा, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी शाहीन आफरीदी पहली दफा कैप्टनसी करने जा रहे हैं ओडीआई की, ये कितना एक्साइटिंग होने वाला है देखने वालों के लिए, और आपको क्या उम्मीदें हैं शाहीन शाह आफरीदी से? देखिए मुझे तो था कि शायद T20 के कप्तान बनाए जाएंगे क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस उनकी T20 में थी, लेकिन एक नया फॉर्मेट एक अच्छी बात है। कल बड़े कॉन्फिडेंट लगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आप इस सीरीज के लिए कप्तान हैं या आगे वर्ल्ड कप तक अपनी कप्तानी देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं सारा का सारा फोकस जो है मेरा वो इस वक्त परफॉर्मेंस पे कि मैं परफॉर्म करूं और ये सीरीज अपने नाम कर सकूं। फास्ट बॉलर ऐसा कप्तान ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो इंजरी प्रोन होता है, उसने अपने आप को कहीं ना कहीं वो वर्कलोड मैनेज को बड़ा इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी चीज लगी आखिरी जो T20 हम खेले हैं उसमें शाहीन थोड़ा एक डिफरेंट रोल में आपको नजर आया, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि प्रायर आके वो अपना परफॉर्म करेंगे। हाँ जरूर यह है कि T20 में उनकी ऐसा कप्तानी परफॉर्मेंस वो लीग टीम के अंदर है, ये पाकिस्तान की टीम है, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन बैकअप कितना मैनेजमेंट करती है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जिस वक्त आप कप्तानी पाकिस्तान की करते हो, खास करके जो आपके जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो यहाँ तो आप कह लें सीनियर प्लेयर्स जिस वक्त पाकिस्तान
टीम का डगआउट के अंदर हिस्सा है, पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो किस तरीके से इनको बैकअप करते हैं इंपॉर्टेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटीज तो हम देख चुके हैं ना अवैस, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हम शाहीन की देख चुके हैं, वो लाहौर कलंदर्स को कितनी मरतबा उन्होंने PSL जितवा दिया, बट अगेन लेट्स सी कि वनडे के अंदर जो है ना उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है एज कैप्टन। बहुत शुक्रिया अवैस हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त हो चुका है खत्म, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।